प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबों को मेरा सुप्रभात। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ और वह है गणित। मैं गणित के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आप कोशिश करेंगे अच्छी तरह से समझने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि रूट 5 स्क्वायर रूट 5 सिद्ध करें कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक संख्या परिमेय होती है और एक संख्या अपरिमेय होती है। ठीक है, अब हमें अपरिमेय संख्या रूट 5 को प्रूफ भी करके देना होगा। अर्थात हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इस बात को प्रूफ करना होगा, क्योंकि आज प्रूफ के बिना आज के दौर में कुछ चलता नहीं है। तो हम रूट 5 को कैसे प्रूफ करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, मैं इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं कुछ बात बता दूं जिसको जानना बहुत जरूरी है, तभी ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से बनाने में समझ विकसित कर सकते हैं। अर्थात इस प्रश्न को बनाने में आपकी समझ को बढ़ा सकता है। तो देखते हैं क्या है कुछ बात। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं जो अक्सर हम सोच सकते हैं, सोचने की बात है। सबसे पहले बात है कि अगर मान लीजिए कि आपके कमरे में, ठीक है, आपके कमरे में एक 50 रुपये का नोट रखा हुआ है, ठीक है, और उस कमरे में आप ही रह रहे हैं, ठीक ना, उस कमरे में आप ही रह रहे हैं और कोई नहीं रह रहा है, और वो 50 रुपये का नोट आपने कहीं टेबल पर छोड़ रखा है और आप उसी कमरे में हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब माना कि आपका कोई मित्र आपके यहाँ पहुँचता है, ठीक, आपका कोई मित्र आपके यहाँ पहुँचता है, तो आप उसको अंदर आने को कहते हैं, ठीक। तो अक्सर हम जब कभी कहीं अंदर जाने की बात होती है तो हमें कभी कभी सर्च किया जाता है, हमें चेक किया जाता है। तो मान लो कि हम अपने मित्र को उसका पैकेट सब कुछ चेक किए, पता चला उसके पैकेट में कुछ भी नहीं है, तो बस अंदर आया, बैठा उठा, चला गया। कुछ देर के बाद पता चला कि हमने जो 50 रुपये का नोट टेबल पर रखा हुआ था वो गायब है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो नोट आपने रखा है और वह नोट गायब है और आपके रूम में मात्र एक व्यक्ति का एंट्री हुआ है। तो अब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमने तो नोट खुद नहीं फिर रखा कहीं और मेरा मित्र ही आया है सिर्फ कमरे में। तो निश्चित तौर पर या तो हम उसे एक सच्चा मित्र मानते थे, या तो हमने उसे ठीक से चेक नहीं किया, या सच्चा मित्र मानते थे लेकिन इसके बावजूद भी मेरे यहाँ चोरी हो गई। अर्थात मेरा मित्र क्या निकला? चोर निकला। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हमेशा हम एकदम बिल्कुल सही मान के चलते हैं, लेकिन जब कोई घटना घटती है तब पता चलता है कि नहीं, वो आदमी गलत था, वो आदमी का व्यवहार अच्छा नहीं था। तो हम हमेशा जिसके बारे में जो बात होते हैं हम हमेशा पहले उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम ऐसे ही करेंगे। रूट परिमेय यानी रूट वाली जो संख्या है, यानी स्क्वायर रूट वाली जो संख्या है, वो जितने भी तरह के स्क्वायर रूट की संख्या है उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। अर्थात जब भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना हो हम उसे परिमेय मान के चलेंगे। जब भी अपरिमेय सिद्ध करना हो सबसे पहले हम उसके बारे में कहेंगे नहीं, ये परिमेय है, ऐसा सोच के चलेंगे, मान के चलेंगे। फिर जब लास्ट में अगर जैसे मेरे रूम में 50 रुपये चोरी हो जाता है, वैसे लास्ट में कुछ ऐसा तथ्य बाहर निकल कर आता है जो नहीं होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमारी जो मान्यता थी वो गलत हो जाती है। तो हम ऐसे ही कुछ करके चलेंगे। चलिए फिलहाल के लिए मैं एक और कुछ बताता हूँ।
देखिए इसे प्रूफ करने में कुछ ऐसे टर्म आएंगे जिसको हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक टर्म आएगा कि मान लेते हैं इसको लिखे कि p/5, ऐसा कोई टर्म आएगा p/5, ठीक है, p/5। इसका अर्थ होता है कि 5 से इसको भागा दिया जा रहा है, 5 से p को भागा दिया जा रहा है, अर्थात p का भाजक है कौन, 5, यानी p का भाजक 5 है, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि p का भाजक 5 है। अब हम सोच सकते हैं कि अगर p में 5 से पूरा पूरी भागा लग जा रहा है, ठीक है, 5 से पूरा पूरी भागा लग जा रहा है, किसमें, p में, किससे, 5 से पूरा पूरी भागा लग जा रहा है। इसका अर्थ है कि किसी भी संख्या में अगर पूरा पूरा भागा लगता है, किसी भी संख्या में अगर पूरा पूरा भागा लगता है, इसका मतलब निश्चित है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ वाली संख्या, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5 से अगर इसमें भागा लग जा रहा है पूरा पूरी, ठीक है, यानी शेष क्या बच रहा है, 0। तो 5 से अगर पूरा पूरी भागा लग जा रहा है, इसका अर्थ हुआ कि पूरा पूरी भागा तभी लगता है जब ये 5 का कोई गुणज हो, अर्थात 5 का कोई गुणज यहाँ रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 5 है तो यहाँ भी रहना चाहिए क्या, 5 का गुणज, 5 का गुणज यदि यहाँ रहेगा तो निश्चित तौर से है कि 5 से इसमें पूरा पूरी भागा लग जाएगा, ठीक है। किसका गुणज होना चाहिए, 5 का। अगर 2 से भागा लगता है, अगर 2 से भागा लगता है यहाँ, इसका मतलब यहाँ कोई है तो वो कौन है, 2 का गुणज, ठीक है, 2 का गुणज है। कहने का मतलब है कि गुणज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम पहाड़ा तो बोल सकते हैं, ठीक है। पहाड़ा, पहाड़ा तो समझते हैं आप लोग, टेबल है ना। तो यहाँ या तो 5 का टेबल है यहाँ पर, यानी 5 के टेबल का कोई संख्या है, ठीक है, 5 के टेबल का कोई संख्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिख दिए हम 20, तो 5 का टेबल का कोई संख्या होने के कारण यानी ये 4 टाइम्स में, यानी 4 बार में डिवाइड हो गया, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। देखिए 5 का ही अगर कोई टेबल रहेगा, ये देखिए 5 का ही कोई टेबल अगर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर अगर रहेगा तभी इसमें 5 से भागा लग सकता है, अन्यथा 5 से भागा नहीं लग सकता है। तो अगर आपसे कोई ऐसा बोले कि नहीं इसमें 5 से भागा लग रहा है, ऐसा आपसे बात करे कि 5 से भागा लग रहा है, तो निश्चित समझ जाओ कि यहाँ जो भी संख्या होगा भाज्य के स्थान पर वो 5 का ही कोई गुणज होगा। यानी कहने का मतलब है कि हम दावा ठोक रहे हैं कि यहाँ एक संख्या है, इस बक्से के अंदर यहाँ कोई संख्या है, ठीक है, और इस संख्या में 5 से पूरा पूरा भागा लग रहा है। कितना बार में लग रहा है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि पूरा पूरा भागा लग जाएगा। यहाँ मेरे पास एक संख्या मैंने सोच के रखा है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मैंने एक संख्या सोच के रखा है, ठीक, और वो संख्या में 5 से पूरा पूरा भागा लग रहा है, अर्थात यहाँ जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ जो संख्या होगी वो जरूर 5 का ही कोई पहाड़ा वाली संख्या होगी, यानी या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, या तो 20 होगा, या तो 25 होगा, या तो 45 होगा, या तो 50 होगा, या तो 55 होगा। अर्थात कहने का मतलब 5 का ही कोई पहाड़ा का कोई एक संख्या होगा, सब नहीं, कोई एक होगा। तो कोई एक होगा मतलब यहाँ में पता यदि नहीं है कि यहाँ कौन होगा, तो एक लाइन में कह सकते हैं 5 का या तो गुणज होगा यहाँ, या फिर पहाड़ा होगा, ठीक है। अक्सर जो लोगों को समझने में दिक्कत होती है यही होती है। तो हम कह सकते हैं कि अब हम बता सकते हैं, अब यहाँ ये संख्या लिख दिए 5,
अगर हम ये लिख देते क्या 10, अगर हम लिख देते क्या 35, तो आप एक लाइन में कहते कि 35 5 का गुणज है, 10 5 का गुणज है, यानी 5 का पहाड़ा का कोई संख्या है। ये केवा नंबर का गुणज है, तो 5 गुने 10 यानी दूसरा नंबर गुणज है। ये केवा नंबर का गुणज है, 5 गुने 7 यानी सातवां नंबर गुणज है। क्लियर है? तो अब हम आते थोड़ी सी बात इस पर की, अगर कोई हमें ऐसे लिख देता है कि P यहां दे देता है, 5 ऐसे दे देता है, कहता नहीं 5 से इसमें भागा लग रहा है, ठीक है, 5 से इसमें भागा लग रहा है, यानी P वही है जैसे उसमें बनाए थे कि बक्सा समझ लो, यहाँ कुछ भी हो सकता है जिसमें 5 से भागा लगेगा, तो वो कौन हो सकता है, तो निश्चित तौर पर 5 का ही कोई पहाड़ा। तो ये P को ही समझ लो, ऐसा ही ये खाली चीज है समझ लो फिलहाल के लिए। तो अगर आपको कोई कहता है कि नहीं 5 से P में भागा लग रहा है, ठीक, तो 5 से P में भागा यदि लग रहा है, तो निश्चित तौर पर ही P के जगह पर जो भी होगा, यानी P का मतलब कुछ भी संख्या हो सकता है, 1 से लेकर के 100 तक, 1000 तक, 5000 तक, इसका वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो P के जगह पर अगर कोई संख्या होगा जिसमें 5 से भागा लग रहा है, तो इसका मतलब या तो P का वैल्यू 5 होगा, या 10 होगा, या 15 होगा, या 20 होगा, या 25 होगा। किसका वैल्यू? P का वैल्यू। यानी P के जगह पर हम P को हटाकर क्या रख सकते हैं जो 5 से भागा लगेगा, तो इसी में से कोई रख सकते हैं, अर्थात तो P का वैल्यू क्या हो सकता है, 5 10 15। तो हम कह सकते हैं कि P का वैल्यू 5 का क्या हो सकता है, गुणज हो सकता है। ठीक है भाई, तो P जो है वो क्या है, यहाँ पर 5 का गुणज है। अगर ऐसे रहे 2 और यहाँ P, तो यहाँ पर P हो जाएगा किसका गुणज, 2 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इसका भाजक होता है वही उसी का ये गुणज भी हो जाता है। ठीक है, जो इसका भाजक होता है उसी का ये क्या होता है, गुणज होता है। ठीक ना, तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर P 5 का गुणज है तो केवा नंबर गुणज है, मान लेते हैं अगर ये 20 रहता तो केवा नंबर गुणज होता, P केवा नंबर गुणज होता, तो 5वां नंबर गुणज होता, P का चौथा नंबर गुणज क्या होता, P होता। कब? जब हम P का वैल्यू क्या लेते, 20, अर्थात 5 अगर हम लेते 25, तो 5 का 5वां गुणज कौन है, P है। तो हमको तो कंफर्म पता नहीं है कि 5 होगा कि 10 होगा कि 15 होगा कि 20 होगा कि 25 होगा, तो हम इसलिए क्या करेंगे ना कि P जो है वो केवा नंबर गुणज है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन कोई ना कोई गुणज होगा, केवा नंबर गुणज है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन निश्चित है कोई ना कोई गुणज जरूर होगा। ठीक है, कोई ना कोई गुणज जरूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ना कोई गुणज जरूर होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि तो P जो है वो केवा नंबर गुणज हो सकता है 5 का। ठीक है, 5 का केवा नंबर गुणज हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा P जो है वो 5 का अगर पहला नंबर गुणज होगा तब पहला लिखेंगे, अगर दूसरा नंबर गुणज होगा दूसरा लिखेंगे, 5 का तीसरा नंबर गुणज होगा तीसरा, नहीं कोई भी हो सकता है, पहला गुणज भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो हमें तो नहीं पता चल रहा है ना कि पहला होगा दूसरा होगा, तो हम इसको नहीं जान रहे कि किस नंबर में ये P का गुणज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसके लिए अपने सुविधा से हम यहाँ पर एक गुणज का वैल्यू पुट कर देंगे C, और C का अर्थ 5 का पहाड़ा, यानी समझ लो कि C का अर्थ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर आप 5 लेते हैं तो C जब 5 लेंगे तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर 6 ले लेते हैं C की जगह पर तो 5 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी अगर हम ऐसे लिखें इसको, इस प्रकार से अगर हम लिखें कि P इक्वल टू 5C, ऐसा लिख सकते हैं। तो 5C हम बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों लिखा गया 5C। तो 5C इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर जो P दिख रहा है ये 5 से भागा लग रहा है इसमें, इसका मतलब ये P निश्चित तौर पर 5 का ही कोई पहाड़ा है। तो 5 का पहाड़ा मतलब 1 नंबर का पहाड़ा या 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो नंबर में आएगा वो हो सकता है। अर्थात 5P का मतलब P का मतलब 5C तब लिखेंगे हम जब 5 किसको भाग देगा, P को। अगर हम इसको लिखते हैं P बराबर 2C, इसका अर्थ हुआ ये P जो है
ये 2 का कोई पहाड़ा का संख्या अर्थात p का वैल्यू चाहे तो 2 होगा, चाहे 8 होगा, चाहे तो 10 होगा, चाहे 20 होगा, चाहे 24 होगा, कुछ भी होगा। मतलब ये 2c ये कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो 2c का मतलब यहाँ पर p जो है वो 2 का कोई पहाड़ा है। 5c का मतलब p जो है वो 5 का कोई पहाड़ा है। मतलब या तो ये 5 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, ऐसे। ठीक है, चलिए चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं परिमेय। क्या मान लेते हैं? इसको परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको कहेंगे कि माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, हमने क्या माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा लिख दिया। अरे यदि ये ऑलरेडी पहले से ही अपरिमेय है, हम अपरिमेय ही लिख देंगे, तो फिर सिद्ध क्या करेंगे? तो हम क्या बोले थे कि हमेशा पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करेंगे? मानेंगे सबसे पहले कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। ठीक, और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कोई भी परिमेय संख्या अगर होती है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू, अर्थात रूट 5 को p बाई क्यू में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय है। हम माने इसको क्या है? परिमेय। तो जो भी संख्या परिमेय होती है उसको बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये परिमेय है, तो मान के जो चल रहा है परिमेय है, तो निश्चित है कि इसको p बट्टा क्यू में हम लिख सकते हैं। ठीक, जहां ठीक है p और q दोनों का भाजक एक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। बात को बड़े गौर से समझना। जहां p और q दोनों का भाजक एक है, अर्थात देखिए p बाई q, जहां p और q दोनों का भाजक एक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। बड़े गौर से समझना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए कि माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात रूट 5 को लिख सकते हैं रूट 5 बाई 1 बराबर p बाई क्यू, जहां p और q दोनों का भाजक एक है। p और q दोनों का भाजक एक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं जो बात कर रहा हूं ना, p और q दोनों का भाजक एक है, इस पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक से इसमें भी भागा लग जाएगा 6 बार में, इससे में भी लग जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 4 का भाजक कौन है? 1 है। और देखते हैं 6 बट्टा 4, इसका भाजक देखो 2 से भी भागा लगेगा, 2 तिया 6 लगेगा ना 3 बार में, 2 दूनी 4 2 बार में। ठीक, अब इसका अर्थ क्या हुआ कि 6 बट्टा 4 का यहाँ 2 भाजक है, 1 और 2। 6 बट्टा 4 का यहाँ 2 भाजक है, 1 और 2। ठीक, लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ आगे मेरा 3 बट्टा 2। अब 3 बट्टा 2 का भाजक अगर हम चेक करें तो 1 है, और भाजक चेक करेंगे, जैसे 2 से लगाते भाग, इसमें नहीं लगेगा लेकिन इसमें लगेगा, 3 से लगाएंगे इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, यानी दोनों का भाजक। कहने का मतलब है
कि जब कोई भी संख्या जब कोई भी भिन्न अपने सबसे न्यूनतम रूप में हो जाता है तो उसका मात्र एक ही विभाजक बच जाता है, कौन? एक। और ऐसे संख्या को कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या। तो देखिए ये अभी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक से भी भागा लग रहा है और दो से भी भागा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ देखो P और Q में सिर्फ भागा अगर लगेगा तो सिर्फ एक से लगेगा, अर्थात P को अगर भागा देंगे तो सिर्फ एक से लगेगा, एक बार भागा देंगे तो आंसर P होगा। Q को अगर भागा देंगे तो एक से लगेगा, एक बार में लगाएंगे तो आंसर Q होगा। इसका मतलब इसका मात्र और मात्र एक ही भाजक है, इससे ज्यादा कोई भाजक नहीं है इसके पास। तो हम यहाँ पर जो बहुत गौर करने वाली बात है वो यहीं से हमारा गौर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ भाजक कितना देख रहे हैं? दोनों का एक। दोनों का जो भाजक है हम देख रहे हैं एक। अगर हम 10 कदम चले, ठीक है, अगर हम 10 कदम चले, जैसे मान लो कोई आपके गेट के अंदर एंट्री किया, उसने उसका पूरा पैकेट खाली था, और जब खाली था और जब बाहर निकला तो पता चला उसका पैकेट में 50 रुपया का नोट है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन्होंने जरूर चोरी किया होगा, ठीक है, या किसी से मांगा होगा। कहने का मतलब है कि अभी जब यहाँ P और Q का मात्र एक ही भाजक है, कौन? एक। और अगर बाद में ऐसा पता चल जाए कि नहीं P और Q का एक तो था ही भाजक जो आप मान के चल रहे थे, लेकिन बाद में पता चले कि नहीं एक और कोई भाजक है, तो जब हम माने थे उसमें भाजक सिर्फ एक था और बाद में फिर एक और भाजक निकल गया, अरे, तो निश्चित तौर पर या तो हमने इसको गलत समझा, यानी हमने पहले इसको क्या समझा? परिमेय समझा, और जब हम परिमेय समझे तो उसमें भाजक मात्र एक था। लेकिन जब बाद में पता चला अरे नहीं इसका एक और कोई भाजक है, इसका अर्थ हुआ कि हमने जो इसको शुरू से मान के चला था, परिमेय मान के चला था, वो हमारी मान्यता क्या निकली? गलत निकली। क्योंकि हमने जब परिमेय माना था तो उसका भाजक एक था, लेकिन बाद में इसका एक और कोई भाजक यदि निकल जाएगा तो हमारी मान्यता क्या सिद्ध हुई? गलत सिद्ध हुई। और हमारी मान्यता थी परिमेय, तो इसका गलत क्या होगा? अपरिमेय होगा। चलिए तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब इसमें हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा क्रॉस गुना करते हैं, ठीक। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो इसे ऐसे हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिए तो हो जाएगा P इक्वल टू स्क्वायर रूट 5Q, ठीक है, P इक्वल टू स्क्वायर रूट 5Q। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये P स्क्वायर बराबर, वर्ग करने पर √5 का वर्ग, स्क्वायर √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, ठीक, और Q का वर्ग Q स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम ऐसे लिखते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये 5 को इधर ले आते हैं, ठीक, तो यहां है गुना में, तो यहां हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बटे, चलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, क्रॉस गुना करते हैं तो हो जाएगा √5Q बराबर P, ठीक। दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा 5 √5 का वर्ग 5 और Q का वर्ग Q स्क्वायर और P का वर्ग P स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहां पर Q स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
पी स्क्वायर बटा 5, इसको हम इधर ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले वाली वो स्थिति आ गई, p बटा 5 में जो लिखा था अब पी स्क्वायर बटा 5 है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, ठीक है। पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, मतलब अगर p का वैल्यू, ध्यान दो, p का वैल्यू अगर 10 लेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा कितना, 100। अगर p का वैल्यू 10 लेंगे तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो हम सीधी बात कर सकते हैं, अगर 10 को 5 विभाजित करता है, 10 को 5 विभाजित करता है तो 5 100 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अर्थात 5 यदि पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पी स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करे तो उसका वर्गमूल यानी पी को भी वो क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बात यहाँ दिख रहा है उसी को हम सिर्फ लिख देंगे एक वाक्य में। क्या लिखेंगे, 5, या ऐसे लिखते हैं इसको, चूंकि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए p को भी 5 विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 5 को p को 5 भी विभाजित करेगा, p को कौन विभाजित करेगा, 5, कौन विभाजित करेगा, 5, ठीक है। अब p को 5 विभाजित करेगा, इसका अर्थ हुआ कि p क्या हो सकता है, 5 का कोई गुणज, क्या हो सकता है, 5 का कोई गुणज, तभी तो 5 विभाजित करेगा उसको। तो हम लिख सकते हैं अर्थात p जो है वो क्या है, अर्थात p जो है वो क्या है, 5 का गुणज है। क्यों, क्योंकि 5 इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो p बराबर लिख सकते हैं 5c, क्या लिख सकते हैं, p बराबर 5c, यानी p जो है 5 का पहाड़ा है, ठीक है। c का मतलब ही पहाड़ा समझिए, 1 नंबर 2 नंबर जो पहाड़ा हो सकता है। अब हम क्या करते हैं कि p का मान समीकरण 1 में बिठाते हैं, ठीक है। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए p का मान, यहां पर रखिए, क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर, ये 5q स्क्वायर यहां पर लिख दिए, बराबर p है, तो जहां p है वहां p का मान बैठा दीजिए। तो p का मान क्या है, 5c, यहां लिख देंगे 5c का, अब देखिए स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा, 5q स्क्वायर बराबर 25 c स्क्वायर, ये 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, यानी 5 से इसको काटेंगे तो 5 कट जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लिखते हैं c स्क्वायर बराबर, ये c स्क्वायर बराबर, तुम c स्क्वायर बराबर यदि लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, q स्क्वायर बट्टा 5, क्या लिखाएगा, q स्क्वायर बट्टा 5, ठीक है। तो अब फिर से वही इसी तरह का बात आ गया, q स्क्वायर बट्टा क्या, 5, ठीक है। तो q स्क्वायर बट्टा 5, देखिए तो ये, और यहां पर क्या था, p स्क्वायर बट्टा 5, यहां ध्यान से देखिए, p स्क्वायर बट्टा 5 था, और यहां पर क्या दिख रहा है, q स्क्वायर बट्टा 5 दिख रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए तो क्यू पी स्क्वायर बटा 5 लिखे थे, तो इसको 2 लाइन में इस तरह लिखे थे, तो इसके बारे में हम 2 लाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, ठीक है, 5 विभाजित करता है किसको, क्यू स्क्वायर को, इसलिए क्यू को भी, है ना, क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले थे कि हम क्या देखे थे कि P का भाजक 1 है, Q का भाजक 1 है, P और Q दोनों का भाजक यहां पर कौन था, 1। अब इस लाइन को पकड़िए, क्या कहता है, P को भी 5 विभाजित करेगा, तो 5 विभाजित करेगा किसको, P को, इसका मतलब P का भाजक कौन है, 5 है। Q को भी 5 विभाजित करेगा, इसका मतलब Q का भाजक कौन है, 5 है। तो भाई अब आप ही बताइए कि हमने जब पहले माना था तो भाजक कौन था, 1। अब यहाँ भाजक कौन निकल गया, 5, किसका, P का। भाजक कौन निकल गया, 5, किसका, Q का। अब आप ही बताइए कि पहले भाजक 1 था, अब भाजक कौन निकल गया, नया भाजक 5। तो निश्चित तौर पर हमने इसे क्या समझ रखा था, गलत समझ रखा था कि इसका एक ही भाजक है, क्योंकि बाद में पता चला कि इसका एक भाजक और है 5, अर्थात हमारी मान्यता क्या निकली, गलत निकली। तो हम इस बात को लिखेंगे, ठीक है, इस बात को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक ना, इस बात को हम लिखेंगे। ठीक, अब हम अपने निष्कर्ष पर आते हैं और पाते हैं कि अतः हमने पाया कि P तथा Q का, हमने पाया कि P तथा Q का एक अन्य भाजक कौन है, 5 है। पहले एक भाजक कौन था, 1, अब एक अन्य भाजक कौन निकला, 5 है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। यानी हमने जो मान रखा था कि एक ही मात्र इसका भाजक 1 ही है, उसके क्या निकला, विपरीत निकला, गलत निकला, यानी विरुद्ध निकला, विरुद्ध है। अर्थात हम √5 को मान रहे थे परिमेय संख्या, तो हमारी जो पूरी मान्यता ही गलत निकली, तो √5 स्वाभाविक है कि परिमेय ना होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। इसी प्रकार से हम √2, √3, √6, √10 इस सब को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। सेम जहां जहां √5 लिखे थे, वहां √2 कर देना है, वहां √3 कर देना है। जहां 5 दिखेगा वहां मात्र, जहां 5 था वहां 2 कर देंगे, जहां √5 था वहां √2 कर देंगे, जहां 5 था वहां 2 कर देंगे, जहां √5 था वहां √3 कर देंगे, जहां 5 सिर्फ दिखेगा वहां 3 सिर्फ कर देंगे। और बस इसी फॉर्मेट में हम इन सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे, मैं एक एक प्रश्न को पूरी लंबी तरह से बताऊंगा। ठीक है, आप जरूर अपने प्रश्न को भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।